हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी नहीं शुरू की है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टू द पॉइंट करवाए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो हम लोकसभा से संबंधित टॉप 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाती है। तो क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है उसे अपनी कॉपी पे नोट बनाकर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इन वीडियोस के हेल्प से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इसका डिटेल पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन श्री एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट के जो क्लास नोट्स हैं वो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे। तो उसे ज़रूर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें लोकसभा के गठन की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 81। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 81 है इसमें लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा को लोगों का सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में आर्टिकल दिए गए हैं आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या कहा गया है। तो दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 80। तो आर्टिकल 80 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन की बात कही गई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के गठन की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन की बात कही गई है, जबकि आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन की बात कही गई है। और तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 79 में संसद की परिभाषा दी गई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, तो संसद की जो परिभाषा है ये आर्टिकल 79 में दी गई है। आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 79 में संसद की परिभाषा दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनेगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। आपको बताना है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे मूल संविधान कहा जाता है, इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है ये 500 निर्धारित की गई थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी, तो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है ये 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है ये 545 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था, जिसके तहत लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है ये 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है ये 552 निर्धारित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 545 है। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है ये 545 है। अब आपको बताना है कि इन 545 सदस्यों में से कितने सदस्य जो हैं ये राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं लोकसभा के, और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं।
तो नोट डाउन करिएगा, 2019 से पहले इन 545 सदस्यों में से जो 530 सदस्य थे ये राज्यों से निर्वाचित होकर आते थे, और जो 13 सदस्य थे ये केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते थे, और जो 2 सदस्य थे ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते थे जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो इन 545 सदस्यों में से जो 524 सदस्य हैं ये राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 19 सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 2 सदस्य हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यों से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो वर्तमान में राज्यों से लोकसभा के कुल 524 सदस्य जो हैं ये निर्वाचित होकर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो 19 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि पहले तो राज्यों से 530 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, तो वर्तमान में 524 सदस्य कैसे निर्वाचित होकर आ रहे हैं लोकसभा के राज्यों से? तो देखिए, 2019 से पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी? तो 6 सीटें थी। लेकिन 2019 में क्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य की जो 6 सीटें थी ये इसमें से कम हो गई ना, तो कुल कितनी सीटें बची राज्यों में? 524 सीटें बची। और जम्मू कश्मीर में जो 6 सीटें थी, जब इन्हें 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा की 5 सीट हैं और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 1 सीट है। तो ये जो 6 सीटें हैं ये कहाँ पे प्लस होंगी? केंद्र शासित प्रदेश में प्लस होंगी। तो 13 + 6 कितने हो गए? 19 सीटें हो गई। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं लोकसभा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था, जिसके तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। और इन 545 सदस्यों में से वर्तमान में जो 524 सदस्य हैं ये राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 19 सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 2 सदस्य हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? अब आपको बताना है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है, अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 सदस्य। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के कुल 19 सदस्य जो हैं ये निर्वाचित होकर आते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2019 से पहले केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होकर आते थे, तो 13 सदस्य। 2019 से पहले की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के कुल 13 सदस्य जो हैं ये निर्वाचित होकर आते थे, लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के कुल 19 सदस्य जो हैं ये निर्वाचित किए जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में हमारे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, चौथा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, पांचवा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, छठा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, सातवां केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और आठवां केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि दादर और नगर हवेली और जो दमन और द्वीप था ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो देखिए दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीट है, चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट है, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, लद्दाख में भी लोकसभा की 1 सीट है, पुदुचेरी में भी लोकसभा की 1 सीट है, और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में भी लोकसभा की 1 सीट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 1 सीट है लोकसभा की, और दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप में लोकसभा की 2 सीटें हैं।
तो टोटल लोकसभा की कितनी सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों में? तो 19 सीटें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 19 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यों से वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 524 सदस्य हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में लोकसभा के कुल 524 सदस्य जो हैं ये राज्यों की जो जनता है ये सीधे निर्वाचित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2019 से पहले राज्यों से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते थे? तो 530 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे। जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य हुआ करता था, यहाँ पे लोकसभा की 6 सीटें थी। तो जब 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख, और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर राज्य की जो 6 सीटें हैं ये इसमें से कम हो गई। तो वर्तमान में राज्यों में लोकसभा की कुल 524 सीटें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 19 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 सदस्यों को। राष्ट्रपति को आर्टिकल 331 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि अगर लोकसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में। लोकसभा का जो पहला आम चुनाव है ये 1952 में हुआ था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब से कब तक चला था, तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव है ये अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ था और ये फरवरी 1952 तक चला था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो पहली लोकसभा का जो गठन है ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग यानी कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो पहली लोकसभा की जो पहली बैठक थी ये 13 मई 1952 को हुई थी। पहली लोकसभा की जो प्रथम बैठक थी ये 13 मई 1952 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये उम्मीदवार की 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जहां पे लोकसभा की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन में राज्यों के नाम दिए गए हैं आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं। तो देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म में लोकसभा की समान सीटें प्राप्त हैं? आपको बताना है कि इनमें से वह कौन से राज्य हैं जहां पे लोकसभा की जो सीटें हैं ये समान हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है और राजस्थान में भी लोकसभा की 25 सीट है। अब यहाँ पे जो राज्यों के नाम दिए गए हैं आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो देखिए, पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है, जबकि असम में लोकसभा की 14 सीट है, गुजरात में लोकसभा की 26 सीट है, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है और तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है?
आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के बाद वह कौन से 2 राज्य हैं जहां पे लोकसभा की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो 80 सीटें हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है तो तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अब चौथे नंबर पर कौन सा राज्य है तो चौथे नंबर पर है बिहार। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। और पाँचवें नंबर पर कौन सा राज्य है तो पाँचवें नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो 39 सीटें हैं। तो ये है टॉप 5 राज्य जहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। तो आपको बताना था कि उत्तर प्रदेश के बाद वे कौन से 2 राज्य हैं जहाँ पे लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं। तो राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं। आपको बताना है कि इन 4 राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जहां पे लोकसभा की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट हैं, जबकि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट हैं, केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। तो यहाँ पे आपको बताना था कि इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे लोकसभा की सबसे कम सीटें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। आपको बताना है कि लोकसभा में वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां से सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है ये निर्वाचित होकर आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। दिल्ली में लोकसभा की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो 7 सीटें हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वह दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं, तो वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दूसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कितनी सीट है तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीट है, जबकि पुद्दुचेरी में लोकसभा की 1 सीट है और लक्षद्वीप में भी लोकसभा की 1 सीट है और दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप जो है यहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें हैं। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 1-1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपको बताना है कि लोकसभा का सामान्य रूप से जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। लोकसभा का सामान्य रूप से जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है तो आर्टिकल 83 के दूसरे क्लॉज में लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि लोकसभा का जो सामान्य रूप से कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन आर्टिकल 83 के दूसरे क्लॉज में ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अब तक कितनी लोकसभा को भंग किया जा चुका है तो अब तक कुल 8 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर से 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, जिसके तहत लोकसभा का कार्यकाल फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, लेकिन फिर से 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसके तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है? आपको बताना है, जब हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो संसद लोकसभा का जो कार्यकाल है ये एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष के लिए। अगर हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की स्थिति लागू है तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा का जो कार्यकाल है ये एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक बार हुआ भी है जब लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 1 वर्ष में एक बार के लिए बढ़ाया गया था। एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी लोकसभा है जिसका कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। तो वो थी 5वीं लोकसभा। जो 5वीं लोकसभा थी इसका कार्यकाल 1971 से 1975 तक था, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद के द्वारा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। और ये जो नेशनल इमरजेंसी थी ये 1975 से 1977 तक हमारे भारत में लागू रही थी, जिसके कारण 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 2 बार 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। एक बार 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 1975 से 1976 के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन फिर भी नेशनल इमरजेंसी जो थी ये ख़त्म नहीं हुई थी, जिसके कारण संसद को फिर से 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 1976 से 1977 तक बढ़ाना पड़ा था। तो 5वीं लोकसभा का जो कुल कार्यकाल था ये 1971 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी तक था। तो टोटल 7 वर्ष का कार्यकाल था 5वीं लोकसभा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो वो थी 5वीं लोकसभा, जिसका कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। इसका कुल कार्यकाल 7 वर्ष का था। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि किस आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? आपको बताना है कि लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/10 भाग। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है, तो आर्टिकल 100 का तीसरा क्लॉज। आर्टिकल 100 के तीसरे क्लॉज में ये कहा गया है कि लोकसभा या राज्यसभा का जो कोरम होता है यानी जो गणपूर्ति होती है ये कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो लोकसभा में वर्तमान में कुल 545 सदस्य हैं। तो इन 545 सदस्यों का 1/10 भाग क्या होगा, 55 सदस्य हैं। तो आर्टिकल 100 के चौथे क्लॉज में ये भी कहा गया है कि अगर लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का जो 1/10 भाग है यानी जो 55 सदस्य हैं, अगर ये उपस्थित नहीं हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि लोकसभा के गणपूर्ति पूरा ना होने पर लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकते हैं, तो आर्टिकल 100 का चौथा क्लॉज। आर्टिकल 100 के चौथे क्लॉज में ये कहा गया है कि अगर सदन में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग यानी कि 55 सदस्य जो हैं ये उपस्थित नहीं हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 माह। 2 माह यानी कि 60 दिन तक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो आर्टिकल 101 का चौथा क्लॉज है इसमें ये कहा गया है कि लोकसभा के किसी भी सदस्य की जो सदस्यता है ये तब समाप्त समझी जाएगी जब वह लगातार 2 महीने यानी कि 60 दिनों तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? आपको बताना है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के जो सदस्य हैं ये अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। आर्टिकल 85 का जो पहला क्लॉज है, इसमें यह कहा गया है कि लोकसभा की जो पहली सत्र की अंतिम बैठक है और जो आने वाली सत्र की प्रथम बैठक है, इसके बीच कुल 6 महीने का अंतर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि लोकसभा के पहले सत्र की अंतिम बैठक और आने वाले सत्र की प्रथम बैठक में कुल 6 महीने का अंतर होना चाहिए, तो आर्टिकल 85 का पहला क्लॉज। आर्टिकल 85 के पहले क्लॉज में ये कहा गया है कि लोकसभा के पहले सेशन की जो अंतिम बैठक है और आने वाले सेशन की जो प्रथम बैठक है, इसके बीच कुल 6 महीने का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? आपको बताना है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यही लोकसभा के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए लोकसभा की जो सीटें हैं, ये सबसे अधिक आरक्षित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो लोकसभा की सीटें हैं, ये सबसे अधिक आरक्षित रखी गई हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं लोकसभा की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 6 सीटें जो हैं, ये आरक्षित रखी गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं लोकसभा की, तो 1 सीट। झारखंड में लोकसभा की 5 सीटें एसटी के लिए आरक्षित रखी गई हैं, जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा की एसटी के लिए कुल 4 सीटें जो हैं, ये आरक्षित रखी गई हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो सीटें हैं, ये आरक्षित रखी गई हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षण रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या जो है, ये सबसे कम थी? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लोकसभा थी जिसमें महिला सांसदों की जो संख्या थी, ये सबसे कम थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6वीं लोकसभा। 6वीं लोकसभा में सबसे कम महिलाएं जो हैं, ये निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची थी। अब आपको पता होना चाहिए कि 6वीं लोकसभा में कुल कितने महिलाएं निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची थी। तो 6वीं लोकसभा में कुल 21 महिलाएं जो हैं, ये निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची थी। अब यहाँ पे 6वीं लोकसभा का नाम आया, तो आपको पता होना चाहिए कि 6वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 6वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है, ये मार्च 1977 से शुरू हुआ था और ये अगस्त 1979 तक था। तो 6वीं लोकसभा का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो के.एस. हेगड़े जो थे, ये 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब आपको बताना है कि जो पहली लोकसभा थी, इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा की जो पहली बैठक है, ये 13 मई 1952 को हुई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो प्रथम लोकसभा का जो गठन है, ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का जो गठन है, ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अब यहाँ पे प्रथम लोकसभा का नाम आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले लोकसभा जो अध्यक्ष थे, वो थे जी.वी. मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, जो थे ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शयनम अयंगर जो थे, ये प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाए तो वो थे जी.वी. मावलंकर, और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाए तो वो थे अनंत शयनम अयंगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा के महासचिव कौन थे, तो M.K. कौल। जो M.K. कौल थे, ये प्रथम लोकसभा के महासचिव थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की जो संख्या थी ये सबसे अधिक रही थी। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी लोकसभा थी जिसमें सबसे अधिक महिलाएं जो है ये निर्वाचित होकर आई थी। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 12वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची थी, तो 44 महिलाएं, ठीक है। जबकि 13वीं लोकसभा में कुल 52 महिलाएं जो है ये निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची थी और 16वीं लोकसभा में कुल 68 महिलाएं जो है ये निर्वाचित होकर पहुंची थी लोकसभा में और 8वीं लोकसभा में कुल 45 महिलाएं जो हैं ये निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस लोकसभा में महिला सांसदों की जो संख्या थी ये सबसे अधिक थी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16वीं लोकसभा में। 16वीं लोकसभा में कुल 68 महिलाएं जो हैं ये निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची थी। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। जो 17वीं लोकसभा है इसका कार्यकाल कब से कब तक है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 2019 से लेकर 2024 तक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची हैं, तो 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएं जो हैं ये निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 17वीं लोकसभा दिया होता तो आपका आंसर क्या होता, तो आपका आंसर होता 17वीं लोकसभा, क्योंकि 17वीं लोकसभा में जो महिला सांसदों की संख्या थी ये सबसे अधिक थी। कितनी थी, तो 78 थी, ठीक है। अगर ऑप्शन में 17वीं और 16वीं दोनों आए तो आपका आंसर होगा 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की जो संख्या थी ये सबसे अधिक थी। कितनी थी, तो 78 थी, ठीक है। अब यहाँ पे 16वीं लोकसभा का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 16वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 2014 से लेकर 2019 तक था और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो थी ये 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। अगर ये पूछा जाए कि 16वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो एम थम्बी दुरई जो थे ये 16वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पूछा जाए कि 16वीं लोकसभा के महासचिव कौन थे, तो स्नेहलता श्रीवास्तव जो थी ये 16वीं लोकसभा की महासचिव थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था कि वह कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 2 बार 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था ये 1971 ईस्वी से लेकर 1975 ईस्वी तक था। लेकिन 1975 ईस्वी में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद के द्वारा नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल था ये 1975 ईस्वी में शुरू हुआ था, ये 1977 ईस्वी तक लागू हुआ था, ठीक है। तो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 2 बार संसद के द्वारा 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। एक बार 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1975 ईस्वी से लेकर 1976 ईस्वी तक बढ़ाया गया, लेकिन 1976 ईस्वी में भी जो नेशनल इमरजेंसी थी ये ख़त्म नहीं हुई थी, जिसके कारण संसद को फिर से 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाना पड़ा था। फिर संसद ने इसका कार्यकाल 1976 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी तक बढ़ाया। तो 5वीं लोकसभा का कुल कार्यकाल जो था ये 1971 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी तक था। तो टोटल 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक था, तो 7 वर्ष तक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के प्रतिनिधियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 131 सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कुल 131 सीटें जो हैं ये आरक्षित रखी गई हैं। इन 131 सीटों में से जो 84 सीटें हैं ये एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं और जो 47 सीटें हैं ये अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि किस आर्टिकल में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 330 में लोकसभा में एससी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब किसी भी लोकसभा का गठन किया जाता है तो उस लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, इसमें राष्ट्रपति लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, इन्हें अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित करते हैं। और ये जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ये लोकसभा के सभी सांसदों को शपथ दिलाते हैं और ये तब तक सदन की अध्यक्षता करते हैं जब तक लोकसभा का कोई भी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता। जब लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो ये अपने पद से स्वयं ही हट जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो वीरेंद्र कुमार जो है ये 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन शामिल है? अभी मैंने आपको बताया था कि संसद की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, तो संसद की परिभाषा आर्टिकल 79 में दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनेगी। तो संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। और आर्टिकल 59 का जो पहला क्लॉज है, इसमें यह भी कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। आर्टिकल 59 के पहले क्लॉज में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 59 के पहले क्लॉज में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है ये संसद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अगर किसी भी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो वो संयुक्त अधिवेशन यानी कि संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, तो आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि यदि किसी भी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? आपको बताना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये तो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, जबकि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे? तो आर्टिकल 94 में ये कहा गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 108 के अनुसार यदि किसी भी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगर ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष।
यदि किसी भी कारण से लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसकी जो अध्यक्षता है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो आर्टिकल 118 का चौथा क्लॉज, आर्टिकल 118 का जो चौथा क्लॉज है इसमें ये कहा गया है कि यदि किसी भी कारण से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी महाबलंकर। जीवी महाबलंकर जो थे ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर जो थे ये प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा के महासचिव कौन थे, तो एम.के. कौल। एम.के. कौल जो थे ये प्रथम लोकसभा के महासचिव थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा के नेता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रथम लोकसभा के नेता थे। ये उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है? आपको बताना है कि इनमें से भारत के वह कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे इन्होंने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये किस लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये चौथी लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये चौथी लोकसभा के अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे। तो ये चौथी लोकसभा के जो अध्यक्ष थे ये 1967 से 1969 तक रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि नीलम संजीव रेड्डी ये हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो नीलम संजीव रेड्डी ये हमारे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति पद पर इनका जो कार्यकाल था ये 1977 ईस्वी से 1982 ईस्वी तक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी.ए. संगमा। जो पी.ए. संगमा है ये प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कि पी.ए. संगमा ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो पी.ए. संगमा जो है ये 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? अभी मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17वीं लोकसभा। और 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 2019 ईस्वी से लेकर 2024 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ये भी मैंने आपको बताया था, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जो है ये 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार। लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मीरा कुमार थी ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं, तो मीरा कुमार ये 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये कब से कब तक 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो ये 2009 से लेकर 2014 तक 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं। और जो मीरा कुमार थी ये हमारे भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन दूसरी ऐसी महिला थी जो कि लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। सुमित्रा महाजन ये कौन सी लोकसभा की अध्यक्ष थी, तो सुमित्रा महाजन जो थी ये 16th लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सुमित्रा महाजन का कार्यकाल कब से कब तक था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सुमित्रा महाजन का जो कार्यकाल था ये 2014 ईस्वी से लेकर 2019 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि जो 17वीं लोकसभा चल रही है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम बिरला। ओम बिरला जो हैं ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो आपको बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह। और जो स्नेहलता श्रीवास्तव थी ये 16th लोकसभा की महासचिव रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 78 महिलाएं। 17वीं
17वीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएं जो हैं कि निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? आपको बताना है जो 17वीं लोकसभा है इसमें सबसे युवा सांसद के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्राणी मुर्मू। जो चंद्राणी मुर्मू हैं ये 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद के रूप में निर्वाचित की गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए 16th लोकसभा के सबसे युवा सांसद कौन थे, तो दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो थे ये 16th लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। संसद के किसी भी अधिवेशन में किसी भी विधेयक पर निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट देने का जो अधिकार होता है ये लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो आर्टिकल 100 का पहला क्लॉज है इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी विधेयक को लेकर विपक्ष और विपक्ष में जो वोट है ये बराबर की स्थिति में हो जाते हैं यानी कि टाई की स्थिति में हो जाते हैं तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये अपने निर्णायक मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, कास्टिंग वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट